नमस्कार दोस्तों, सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो है अपने लास्ट क्लास में बात की थी और वो बात की थी आपके राष्ट्रपति के बारे में। वो बात किसके बारे में की थी? राष्ट्रपति के बारे में। और अब जो है हम आपसे वहाँ से आगे चलते हैं। राष्ट्रपति से अब जो है हमने आगे चलते हैं और यहाँ देखो, राष्ट्रपति की हमने वित्तीय शक्तियाँ देख ली थी और इसके जो अनुच्छेद 72, 123, अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 85, इन सब की बात हमने कर ली थी। इन सब की बात क्या कर ली थी? हमने कर ली थी। अब यहाँ से आगे देखो, अब यहाँ से इसके पास जो सैन्य शक्ति है उसके बारे में देखो। इसके पास में जो सैन्य शक्ति है, और वो सैन्य शक्ति आपको पता ही है क्या है, कि वो सैन्य शक्ति आपको पता ही है क्या है। तो यहाँ देखो कि भाई तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, जो आपकी तीनों सेनाएं होंगी, उन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति। और संसद की सहमति से राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर रहा है। यदि युद्ध की ऐसी स्थितियां हो जाए तो इस युद्ध की घोषणा कौन करेगा आपके? तो ये करेगा राष्ट्रपति। किसकी सहमति से? संसद की सहमति से। किसकी सहमति से? संसद की सहमति से। इतनी बात क्लियर है आप सभी के? इतनी बात क्लियर है? चल अब आगे चलते हैं अपने, और देखो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अब यहां से जरूरी हो जाती है सारी चीजें पढ़नी। मैंने आपको कहा था राष्ट्रपति तो आपको एग्जाम से पूरा ही याद रखना ही रखना है। राष्ट्रपति तो आपको एग्जाम पर पूरा याद रखना ही रखना है, और वो समझो आपके क्या है क्या नहीं, वो समझो आपके क्या है और क्या नहीं है। तो देखो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, और ये है कहाँ इसका? तो इसका उल्लेख आता है आपके संविधान के भाग 18 में। सॉरी, ठीक है, ये थोड़ा सा मामला दूसरा आ गया, इसको काटो, अभी अपने काम की बात। यहां समझो, ठीक है। राष्ट्रपति की जो है ये आपके क्या है भाई? भाग तो 18 ही है, ठीक है। अभी मतलब इनको समझने का यूं नहीं कि भाई भाग 18 को इसके साथ में नहीं, आपके दिमाग में क्या आएगा? भाई राष्ट्रपति है, भाग तो 5 ही था, फिर ये 18 वाला भाग कैसे आ गया? तो जो आपकी आपातकालीन शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के भाग जो है आपके, वो आपके संविधान के भाग 18 में रखी गई है, और जो राष्ट्रपति का पद की सारी जो बातें हैं वो आपके भाग 5 में रखी गई है। इतनी बात क्लियर है आप सभी के? इतनी बात क्लियर है? तो आगे चलें। अब यहां समझो, राष्ट्रपति के पास में जो शक्तियां हैं, एक तो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, एक तो क्या है आपका? राष्ट्रीय आपातकाल। और ये किस अनुच्छेद में है आपके? अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। उसके बाद में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ये तीनों अनुच्छेद वापस देखो, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल कब हो गया? अनुच्छेद 352 में। फिर आता है आपका राष्ट्रपति शासन, फिर आता है राष्ट्रपति शासन, और ये कहाँ आता है आपकी? ये आता है अनुच्छेद 356 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में। यहाँ देखो वापस आपके पहला आ गया राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल आ गया आपका कहाँ पर? सॉरी, ये आ गया आपके अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में क्या आया? राष्ट्रीय आपातकाल। इसके बाद में समझो राष्ट्रपति शासन आया, तो ये आया कब? अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रपति शासन आया आपके अनुच्छेद 356 में। इतनी बात क्लियर? और उसके बाद में आता है आपका वित्तीय आपातकाल, इसके बाद में आता है आपका वित्तीय आपातकाल, और ये आया था आपके अनुच्छेद 360 में। ये किस में आया था? अनुच्छेद 360 में। इतनी बात क्लियर है आपके? आगे की बात करें अब एक एक आप वित्तीय आपके जो है इसकी शक्तियों को देखेंगे, और क्या क्या इनमें सिस्टम है वो समझो। पहला आता है आपके राष्ट्रीय आपातकाल 352, पहला आता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल 352। और क्या क्या इसमें इस राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, और कब कब ये लगता है, कब कब ये लगा है, इन सब की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले। राष्ट्रीय आपातकाल को देखो, आपके राष्ट्रीय मतलब पूरे राष्ट्र पर, इसकी आवश्यक परिस्थितियां क्या है कि भाई किस आधार पर इसको लगाया जा सकता है। तो यहां समझो, युद्ध हुआ हो। आपातकाल कब लगाया जा सकता है? जब युद्ध हुआ हो, बाह्य आक्रमण हुआ हो, या सशस्त्र विद्रोह हुआ हो।
या क्या हुआ हो आपके सशस्त्र विद्रोह। इतनी बात क्लियर है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, या मैं यूं कह दूं सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, युद्ध मतलब आपके वही बाह्य आक्रमण, कोई हम पर आक्रमण कर दे, और सशस्त्र विद्रोह यानी भारत की जनता जो है ये हाथों में हथियार लेकर विद्रोह शुरू कर दे, तो इसके आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यहां देखो 44वें संविधान संशोधन, और ये हुआ कब था? 1978 में। चलो आगे डेट लिखी हुई है, यह देखो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही या लिखित सहमति से ही आपका क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है? जब मंत्रिमंडल लिख के दे दे कि साहब लगाओ और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है। आवश्यक परिस्थितियां समझ गए, युद्ध, बाहर से कोई आक्रमण कर दे या हम ही क्या कर दें, हथियार लेकर रोड पर उतर जाएं। इतनी बात क्लियर है? यहां समझो इसको लगाने की अवधि कितनी है कि भाई जो आपके राष्ट्रीय आपातकाल है ये न्यूनतम 6 महीने के लिए लगता है। जब एक बार लगेगा तो 6 महीने चलेगा, न्यूनतम तो ये 6 महीने तक चलता है, लेकिन अधिकतम कितना चलेगा तो कि भाई कोई सीमा नहीं है। मतलब अधिकतम कितने भी समय तक ये चल सकता है। हो सकता है कि 6 महीने और 6 दिन ही चले, या फिर यूं हो सकता है कि ये 6 महीने से शुरू हो और अपने इसकी कोई टाइम लिमिट ही ना हो। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है आप सभी के? चल फिर देखो इसका प्रयोग कितनी बार हुआ है। आपके राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 3 बार हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल का कोई पूछ ले प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो वो हुआ है आपके 3 बार। इतनी बात क्लियर है? राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग कितनी बार? 3 बार। कब? 1962, 1971, 1975। 1962, 1971 और 1975। 1962 भारत चीन युद्ध के समय, 1962 भारत चीन युद्ध के समय, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975 इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल। और ये लगाया था आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी द्वारा क्या लगाया गया? ये लगाया गया आपके आपातकाल। इतनी बात क्लियर होती है आप सभी के? 1975 तक पहुंच गए हम कहां तक पहुंच गए? आपके 1975 तक। और आपके इसकी जो आपातकाल और अनुच्छेद कौन सा था? 352 अनुच्छेद था आपका 352। और क्या नाम था इसका? राष्ट्रीय आपातकाल। इतनी बात क्लियर है आप सभी के? इतनी बात क्लियर है? चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है अपने दूसरा, वो आता है राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। दूसरा क्या आता है अपने? राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। और ये क्या होता है और क्या नहीं होता है इसको समझो। यहां समझो। अब ये दूसरा है आपका कौन सा? राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। और ये किससे है? आपका अनुच्छेद 356 से जुड़ा हुआ है। ये आपके किससे जुड़ा हुआ है? आपके अनुच्छेद 356 से। इसमें समझो ये एक क्षेत्र अथवा कई राज्यों में एक साथ भी लगाया जा सकता है, या तो किसी एक क्षेत्र विशेष या कई राज्यों में आपको इसको एक साथ भी लगाया जा सकता है। किसको? राष्ट्रपति शासन को। इसके लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है? इसके लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है कि यदि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, यदि राज्य का शासन संविधान में जो नियम कायदे कानून दिए हैं उनके अनुसार नहीं चल रहा हो, तो आपका ये कौन सा लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। तो यहां समझो कि
आवश्यक परिस्थितियां तो समझ लिया आपने कि भाई राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, भाई जो जो कानून दिए हैं कि भाई आपको इस प्रकार से चलाना है और आप उस प्रकार से संबंधित राज्य का कोई भी सरकार नहीं चलाती है, तो आपके क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। क्या लगता है आपका, राष्ट्रपति शासन लगता है। यहां समझो इसको लागू करने का तरीका क्या है, राष्ट्रपति शासन को लागू करने का तरीका क्या है, तो राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन पर अथवा केंद्र सरकार द्वारा स्वतः संज्ञान लेने पर। या तो मैं यूं कह दूं कि राज्यपाल जो है लिख के दे दे, या तो राज्यपाल का लिखित प्रतिवेदन, या फिर केंद्र सरकार स्वतः ही संज्ञान ले लेगा। हाँ भाई साहब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई। एक तो आपके राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन पर और दूसरा केंद्र सरकार द्वारा स्वतः संज्ञान लेने पर आपका क्या किया जाता है, इसको आपके लागू किया जाता है। चलो फिर देखो इसकी अवधि वगैरह क्या है, फिर देखो इसकी अवधि वगैरह क्या है। तो यहां समझो आपके इसकी अवधि, तो इसको न्यूनतम तो 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम इसको 3 वर्ष तक ही लगा सकते हैं। अधिकतम कितने वर्ष तक लगा सकते हैं आपके, 3 वर्ष तक। न्यूनतम तो 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष तक ही इसको आपके लगाया जा सकता है। किसको, ये आपके राष्ट्रपति शासन को। किसको, आपके राष्ट्रपति शासन को। न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 3 साल तक। इतनी बात क्लियर है आप सभी के, इतनी बात क्लियर है। अब यहां से आगे चलें। चल अब यहां देखो इसका प्रयोग कितनी बार हो चुका है। ठीक है, इसका प्रयोग कई बार हो चुका है। ठीक है, ये अपने आप में अब बदनाम हो चुका है, इतना अधिकार आपके अनुच्छेद 356 का हो चुका है। ठीक है, बहुत बार। यहां देखो सर्वप्रथम प्रयोग 1951 में पंजाब पर। कहां पर, पंजाब सरकार पर। फिर देखो सर्वाधिक बार ये कहां लगा है, यूपी में। सर्वाधिक बार ये कहां लगा है, यूपी में। और अब तक छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नहीं लगा है। अब तक आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आपका ये नहीं लगा है। बाकी हर जगह लग चुका है आपके क्या, राष्ट्रपति शासन। क्या लग चुका है, राष्ट्रपति शासन। तो अनुच्छेद 352 और 356 दोनों क्लियर हो गए आपके। चलो अब आगे आते हैं अपने वित्तीय आपातकाल पर। अब आगे यहाँ आते हैं आपकी वित्तीय आपातकाल पर। और वित्तीय आपातकाल का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 360 में। ठीक है, अब यहां समझो क्या क्या है भाई। तो यदि देश की वित्तीय स्थायित्व, यदि देश के वित्तीय स्थायित्व या साख को कोई खतरा पहुंच रहा हो, या अथवा ऐसी आशंका भी हो, आकांक्षा लिखा है देखो, तो आशंका क्या हो पे, आशंका भी हो ऐसी, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, वित्तीय आपातकाल का। कि भाई यदि पैसा वैसा खत्म हो जाए और गवर्नमेंट चलाने के पास में बाहर से न्यूनतम सामान मंगाने के भी पैसे नहीं हो, तब क्या करते हैं आपके, ये क्या करते हैं आपके वित्तीय आपातकाल को लागू करते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि जितने भी कर्मचारी हैं उनकी वेतन कटौती करते हैं, फिर और भी कोई ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे पैसा बचाया जा सके। चलो आगे देखो इसकी अवधि कितनी होती है। तो आपके राष्ट्रपति शासन, सॉरी आपके जो राष्ट्रीय आपातकाल है और जो आपका वित्तीय आपातकाल है, दोनों की अवधियां बराबर है। यानी न्यूनतम तो 6 माह और अधिकतम तो भाई सीमा ही नहीं है, अधिकतम तो भाई अनिश्चित है। न्यूनतम तो ठीक ठाक अपने 6 महीना तक तो लगेगा ही, लेकिन अधिकतम के साथ अधिकतम का कोई पता नहीं। जब तक स्थितियां या हालात काबू में नहीं आ जाते तब तक ये आपका नहीं लगेगा, तब तक आपका नहीं लगेगा। तो इतनी डिटेल आपकी क्लियर होगी कि प्रयोग अब तक इसका नहीं हुआ है। यदि पूछ ले प्रयोग के साथ, हाँ प्रयोग इसका अब तक नहीं हुआ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने और आते हैं भारत के भाई प्रमुख राष्ट्रपति कौन थे कौन नहीं थे, इनकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। आपके भारत के जो प्रमुख राष्ट्रपति थे कौन नहीं थे, इनकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। और पहले आते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां समझो आपके वो कौन थे, ठीक है, ये आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये क्या थे आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति। यदि पूछ ले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आपके, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका जो आपके कालक्रम आता है वो आता है 1950 से 1962, 1950 से 1962 तक। और भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए,
और भारत के क्या एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, ये कौन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका टाइम पीरियड कितना है 1950 से 1962, 1950 से 1962। इतनी बात क्लियर होती है आपके, इतनी बात क्लियर है। चलो तो अब बात करते हैं आपके जो इनके बाद में आपके दूसरे बने थे, इनके बाद में आपके जो दूसरे बने थे वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और वो क्या थे आपके दूसरे राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, फिर आपका नाम आता है जाकिर हुसैन का, ये क्रम वाइज नहीं है आपके। ठीक है, जैसे पहले राजेंद्र प्रसाद थे, उनके बाद में आपके आ गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इनके बाद में आते हैं आपके जाकिर हुसैन, इनके बाद में कौन आते हैं आपके जाकिर हुसैन। अब यहां समझो आपके जाकिर हुसैन जो थे ये आपके भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये आपके क्या थे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, और इनकी मृत्यु जो है ये पद पर रहते हुए ही हुई, इनकी मृत्यु जो है इनके पद पर रहते हुए ही हुई। वो कौन थे आपके जाकिर हुसैन, और इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना है 1967 से 69, 1967 से 69। ये क्या है इनका मतलब कालक्रम माना जाता है कि भाई कितने टाइम तक ये आपके राष्ट्रपति पद पर थे, तो 2 वर्ष तक ही थे। ठीक है, और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। अच्छा, ये पद पर इनकी मृत्यु हो गई, तो राष्ट्रपति का पद जो है ये सबसे महत्वपूर्ण पद है, इसको भरना जरूरी है। तब उस समय के तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर वीवी गिरी, इनको क्या बनाया गया आपके, ये जो वीवी गिरी उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे, इनको भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इनको क्या बनाया गया आपके भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। और ये आपके देखो, और इनके बाद में आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने। ठीक है, उनके बाद में कौन बने आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह। वीवी गिरी के बाद में आपके कौन बने थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। चलो, इनके बाद में देखो जो राष्ट्रपति अपने जो है सर्वाधिक पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं अपने। ठीक है, जो सर्वाधिक पूछे जाते हैं आपके उनकी बात करते हैं। ठीक है, आगे चले। चलो, और यहां देखो फिर आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, आपकी ये इंदिरा गांधी के समय थे। इंदिरा गांधी के समय आपके राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। और इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है ये माना जाता है आपके 1974 से 1977, 1974 से 1977 के जो बीच का समय माना जाता है, ये किनका, फखरुद्दीन अली अहमद का माना जाता है। ये बीच बीच में से हैं आपके जिनसे ज्यादा सवाल आते हैं। आप कहोगे सर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी भी वापस बने थे। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो सारी बात है, लेकिन ये क्या है जो अपने सारे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो है। ठीक है, चलो इसके बाद में आगे देखो फखरुद्दीन अली अहमद, और ये आपके दूसरे ऐसे राष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई। दूसरे ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई, और वो कौन थे आपके, वो थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। और पहले कौन थे, जाकिर हुसैन। पहले कौन थे आपके, जाकिर हुसैन, जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जो कि भारत के क्या थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इतनी बात क्लियर है। देखो एक आते हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी, एक आते हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी, और निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले आपके भारत के क्या प्रथम, या यूं कह दूं एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। ठीक है, ये आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। चलो, पहली बार तो ये आपके क्या हो गए थे, फेल हो गए, लेकिन दूसरी बार क्या हुए, इनको चुन लिया गया। और इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1977 से 1982, 1977 से 1982। किनका, नीलम संजीव रेड्डी जी का। और ये निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले क्या थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, या यूं। और फिर आता है एक इनके बारे में, सबसे युवा प्रधानमंत्री तो आप बता देते हो राजीव गांधी जी है, लेकिन सबसे युवा राष्ट्रपति पूछ ले तो क्या जवाब दोगे छोरो, सबसे युवा राष्ट्रपति पूछ ले आपसे तो क्या जवाब दोगे। तो ये सबसे युवा राष्ट्रपति आपके कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी जी ही थे आपके। सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे आपके, नीलम संजीव रेड्डी जी। फिर आता है आपके नाम आता है ज्ञानी जेल सिंह जी का।
फिर आपका नाम कौन सा आता है, ज्ञानी झैल सिंह जी का। और भारतीय डाकघर संबंधी विधेयक पर इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। भारतीय डाकघर संबंधी नियम पर इन्होंने क्या किया था, आपके पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। और इनका जो कालक्रम माना जाता है वो कितना, 1982 से 87, 1982 से 1987। और आपके ज्ञानी झैल सिंह जी ने डाकघर संबंधी विधेयक पर पॉकेट वीटो का क्या किया था, प्रयोग किया। और इनके कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। और आपको यदि ज्ञात हो, ये आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से जुड़ा हुआ है आपका। और 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे, आपको ज्ञात हो तो इन्हीं के काल में क्या हुए थे, 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे, इंदिरा गांधी की मृत्यु भी हुई थी। इतनी बातें क्लियर हो रही है आप सभी के, ठीक है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, मतलब मृत्यु तो क्या हुई, हत्या हुई थी। चलो, इसके बाद में आते हैं आपके आर वेंकट रमन, ठीक है, आर वेंकट रमन आते हैं। और आर वेंकट रमन के बाद में आपके शंकर दयाल शर्मा भी आते हैं, जो कि क्या थे, भारत के 9वें राष्ट्रपति। और शंकर दयाल शर्मा की जो आपके क्या आती है, समाधि स्थल जो आता है शंकर दयाल शर्मा का, समाधि स्थल का नाम क्या था, शंकर दयाल शर्मा जी की समाधि स्थल का नाम क्या था, वो बता दो। चलो, तब तक आगे देखो। फिर देखो, मैंने कहा के आर नारायण आए, और ये क्या थे, आपके भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, आपके के आर नारायण। कौन थे, के आर नारायण। और उसके बाद में देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उसके बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। और ये क्या थे आपके, तो भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति। भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे, आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी। चलो, इतनी बातें क्लियर हो गई। जैसे जैसे अपने एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसी प्रकार से आपके क्या है, ये सारी चीजें दी हुई है। यहां देखो अब अपने, ठीक है, यहां देखो अब अपने कि भाई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। और सुखोई उड़ान विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी कौन थी आपके, तो ये थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और उसके बाद में नाम आता है आपके प्रणब मुखर्जी का भी नाम आता है, ठीक है। और आपके आता है रामनाथ कोविंद का, रामनाथ कोविंद का। और भारत के 14वें राष्ट्रपति और दूसरे दलित राष्ट्रपति। और वर्तमान में अभी आपके राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में अभी आपके राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद जी हैं। कौन है, रामनाथ कोविंद जी। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये सारी बातें किनके बारे में थी आपके, ये सारी बातें थी आपके राष्ट्रपति के बारे में। तो देखो, राष्ट्रपति अब इतना लंबा था, और ये राष्ट्रपति सबसे ज्यादा जरूरी है अपने जहां से सवाल। एक तो उम्र, उसके बाद में जो ये अनुच्छेद हैं, इसकी जो वित्तीय शक्तियां हैं, जो इनके बाद में जो राष्ट्रपति प्रमुख थे, इन राष्ट्रपतियों की क्या क्या जो है कार्यकाल के संबंध में बातें आती हैं, वो सारी चर्चाएं थी। चलो, अब बात करते हैं अपन उपराष्ट्रपति की। अब बात करते हैं किसकी, उपराष्ट्रपति की। चलो, जो आपका उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, ये आपका कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 69 और 52 से 78 तक मैंने बताया था आपके क्या है, संघीय कार्यपालिका है। और उसके एक भाग यानी राष्ट्रपति की बात कर ली हमने, अनुच्छेद 63 से 69। और ये क्या है आपके, उल्लेख है संविधान के भाग 5, पूछ ले संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से 69 में किसका उल्लेख है, तो उपराष्ट्रपति का। इतनी बात क्लियर है। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा महत्वपूर्ण पद होता है, और इसका प्रावधान भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से। इसका प्रावधान भी कहां से लिया गया है, आपके अमेरिका से। और देखो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वह आपके राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। पदेन सभापति तो है, लेकिन राज्यसभा का क्या नहीं है, सदस्य नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद में देखो आगे चलें,
उपराष्ट्रपति का पद बनाया क्यों गया, तो इसको ऐसे समझो आप लोग कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के द्वारा ही कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन किया जाता है। उपराष्ट्रपति के द्वारा ही क्या किया जाता है, आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति का भूमिका निर्वहन किया जाता है। किसके द्वारा, आपके ये किया जाता है आपके राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, सॉरी, उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का निर्वहन किया जाता है। और जब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर होगा तो उसको भी 5 लाख रुपए मिलेंगे, उसको भी जो है आने जाने का सारा खर्चा मिलेगा। यानी जितनी शक्तियां और पावर राष्ट्रपति के पास में होगी उन सबका प्रयोग कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। इतनी सारी चर्चाएं क्लियर हैं आप सभी के। तो अब यहां से आगे देखो कि भाई ये उपराष्ट्रपति कितने टाइम तक ये सारी हरकतें कर सकता है। तो यहां देखो उपराष्ट्रपति जो है अधिकतम 6 माह तक क्या कर सकता है, आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य कर सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। कौन, आपका उपराष्ट्रपति। और ये आपके इसको 6 माह तक देख लो, 5 लाख के हिसाब से 30 लाख रुपए, ठीक है। चलो, तो यहाँ आपके देखो उपराष्ट्रपति जो है अधिकतम 6 माह तक ही रह सकता है। उसके बाद में देखो इसका निर्वाचन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य व मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। इसके जो है निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। क्यों, क्योंकि मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति ने चुना है, उपराष्ट्रपति ने नहीं। उपराष्ट्रपति ने इन्हें नहीं चुना है, इस कारण जो है इनका सदस्य बनना नहीं होगा। चल अब आगे देखो अपने आगे देखो। और अब आता है आपका कार्यकाल। अब आता है आपके राष्ट्रपति का क्या आता है, कार्यकाल। क्या आता है, कार्यकाल। तो इसको समझो, कार्यकाल का क्या हो गया अर्थ आपके, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। किसका कार्यकाल, आपके, तो ये होता है आपके राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का भी इतना ही है। अच्छा, ये त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। ये त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। उसके बाद में इसके लिए भी मत प्रणाली कौन सी काम में ली गई है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसके लिए भी कौन सी मत प्रणाली काम में ली गई है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इतनी बात क्लियर है आप सभी के। और इसको शपथ कौन दिलवाता है, तो इसको शपथ दिलवाता है आपके राष्ट्रपति। किसको, उपराष्ट्रपति को। अच्छा, यदि मैं पूछूं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यदि मैं पूछूं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वो दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये क्या करता है साहब, कि ये साहब आपके दिलाता है शपथ। क्लियर है इतनी बात। चल, शपथ हो गया। उसके बाद में वेतन देखो इसका, उसके बाद में वेतन देखो इसका कितना है। वेतन आता है इसका 4 लाख रुपए। वेतन कितना आता है, 4 लाख रुपए। और उम्र 35 वर्ष। और उम्र कितनी, 35 वर्ष। के भाई 4 लाख रुपए हो जाना चाहिए और उम्र इसकी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए उम्र कितनी, 35 वर्ष। ये क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति। लेकिन राज्यसभा का ये क्या नहीं होता, सदस्य नहीं होता। उसके बाद में अगली बात कौन सी की थी, वो की थी आपके कि इसको वेतन मिलता है 4 लाख रुपए। वेतन इसको कितना मिलता है, 4 लाख रुपए। चलो उसके बाद में आगे की बात करते हैं। उसके बाद में आगे की बात देखो आपके, यहां देखो। अब भारत के जो उपराष्ट्रपति हुए हैं अपने काम के एक ही, इनको ध्यान से याद रख लेना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। पूछ ले भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे आपके, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो जाते हैं आपके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनसे अपने ये एक ही सवाल है। बाकी आप वर्तमान में कौन, वेंकैया नायडू। वर्तमान में कौन है आपके, वेंकैया नायडू। इतनी बात क्लियर हो जाती है आपके, इतनी बात क्लियर हो जाती है आपके। उसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं। देखो उसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं और वो आता है आपके प्रधानमंत्री। वो कौन आते हैं आपके, प्रधानमंत्री।
देखो राष्ट्रपति देख लिया, उपराष्ट्रपति देख लिया, आपके संविधान सभा देख ली, मूल अधिकार देख लिया, नीति निर्देशक तत्व देख लिए, और आपके संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए। तो देखो अब बात करते हैं अपन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कि भाई ये क्या है और क्या नहीं है, इन सब की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो एक बार आप इनको ध्यान से पढ़ो, एक बार इनको आप ध्यान से पढ़ो, फिर मैं जो है आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान से पढ़ो, देखो क्या लिखा है आपके आगे। चलो तो यहां देखो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, यहां समझो अब ये है क्या। तो आपको ज्ञात होगा कि जो आपकी मंत्रिपरिषद है उसका मुखिया ही आपका क्या कहलाता है, प्रधानमंत्री, यानी सभी मंत्रियों में प्रधान यानी पहला। तो यहां समझो आपके प्रधानमंत्री को कहते क्या है। मैंने आपको जब सबसे पहले बात बताई थी, संसदीय शासन व्यवस्था में एक होता है आपका नाम मात्र का प्रमुख और एक होता है वास्तविक प्रमुख। तो आपका वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, जिसके द्वारा सभी शक्तियों का निर्वहन किया जाता है, जिसके द्वारा आपके सभी शक्तियों का क्या किया जाता है, निर्वहन किया जाता है। और वो कौन है, प्रधानमंत्री। तो यहां देखो शासन का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख है, और वास्तविक शासक है, और सरकार का प्रवक्ता है। ये चार बातें हो गई आपके कौन कौन सी। पहली बात शासन का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, वास्तविक शासक और सरकार का प्रवक्ता, यानी सरकार का चेहरा होता है कौन, आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री क्या है क्या नहीं है उसके बारे में सारी चर्चा यहां करते हैं। अब यहां समझो आपके यहां समझो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74, और यह अनुच्छेद 74 आपके है क्या, तो राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए आपकी एक मंत्री परिषद होगी, और इसका प्रमुख कौन होगा आपके, तो ये प्रमुख होगा आपका मंत्री परिषद। कौन होगी, सॉरी, आपका प्रधानमंत्री। उसके बाद में अनुच्छेद 75 आता है आपका, कौन सा, अनुच्छेद 75, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि आपका जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कार्यकाल देखो इसका कितना आता है, 5 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना आता है प्रधानमंत्री का, 5 वर्ष, या मैं यूं कह दूं लोकसभा में बहुमत रहने तक। 5 वर्ष या लोकसभा में बहुमत रहने तक किसका कार्यकाल आता है आपके, तो ये आता है आपके प्रधानमंत्री का। यानी यूं समझ लो जिस प्रकार आपके बीजेपी की गवर्नमेंट अभी वर्तमान समय में गवर्नमेंट सेंटर में है, तो उसके 2 कार्यकाल हो गए, यानी जब तक लोकसभा में उनका बहुमत रहेगा वो आपकी पार्टी क्या रहेगी, सत्ता में रहेगी। वो पार्टी आपकी क्या रहेगी, सत्ता में रहेगी। इतनी बात क्लियर है आप सभी के। चलो तो आगे देखो, यानी किसी भी प्रधानमंत्री को उसके पद पर बने रहने के लिए सबसे जरूरी क्या है, लोकसभा में बहुमत। लोकसभा में क्या, आपके बहुमत। इतनी बात क्लियर है आप सभी के। चलो अब यहां से आगे चलते हैं। यहां देखो शपथ, यहां देखो शपथ कि भाई इसको शपथ किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा। अब इनकी योग्यताएं देखो, अब इनकी योग्यताएं देखो कि कोई भी व्यक्ति बिना वह संसद का सदस्य रहे 6 माह तक मंत्री पद को धारण कर सकता है, लेकिन 6 माह के पश्चात उसको संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। भाई किसी भी सदन का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकता है, या कोई सदन का नहीं है बाहर का व्यक्ति है तो उसको भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है 6 माह तक, लेकिन 6 माह के भीतर उसको क्या करनी होगी, आपके संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। और संसद में आपके कौन आते हैं, लोकसभा राज्यसभा आते हैं कि नहीं आते हैं। चलो तो इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी के, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहां समझो आपके प्रधानमंत्री क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो यहां समझो प्रधानमंत्री आपके नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग, या मैं यूं कहूं योजना आयोग, जो आपके योजना आयोग था
जो आपका योजना आयोग था जिसका गठन 1950 में किया गया, जो आपका योजना आयोग था, इस योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। इसी योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और इसको जो है 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? इसका नाम कर दिया नीति आयोग। क्या नाम कर दिया? नीति आयोग। नीति आयोग इसका क्या कर दिया गया? नाम कर दिया गया। और यही जो नाम है आपके, ये क्या है, किस नाम से जाना गया आपके? तो इसका अध्यक्ष आपका हो गया कौन? प्रधानमंत्री। कौन हो गया? नीति आयोग का अध्यक्ष पूछ ले तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और पहले नाम क्या था? योजना आयोग। पहले नाम क्या था इसका? योजना आयोग। यहां तक की चर्चा आपके दिमाग में क्लियर है? यहां तक की चर्चा आपके दिमाग में क्लियर है? चलो एक बार ध्यान से पढ़ लो जो संसदीय सचिव के बारे में बात दी गई है, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। चलो आगे देखो। अब संसदीय सचिव, अब बात करते हैं किसकी? संसदीय सचिव की। और इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और शपथ भी कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री दिलाता है। प्रधानमंत्री के लिए आपका एक संसदीय सचिव होता है, उसकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करता है, शपथ भी प्रधानमंत्री दिलाता है। चलो अच्छा, फिर देखो इस प्रधानमंत्री के कार्य वगैरह इन सब से तो आप अवगत ही होंगे। चलो ठीक है, सरकार का प्रमुख है, यानी आपके जो कार्यपालिका है उसमें जितने भी कानून निर्माण होंगे, व्यवस्थापिका जो लागू करेगी, उन सब में आपके कौन होते हैं? तो उन सब में आपके यही आते हैं, कौन? प्रधानमंत्री वगैरह। चलो, और आपके प्रधानमंत्री की यदि आयु पूछे, प्रधानमंत्री पद की आयु, तो प्रधानमंत्री पद लोकसभा में बहुमत होता है और लोकसभा की आयु कितनी है? 25 वर्ष। लोकसभा की आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। चलो इसके बाद में देखो, उसके बाद में आगे देखो आपके, तो यहां समझो भारत के जो जो आपके प्रधानमंत्री रहे हैं उन सब की बात यहां पर करते हैं। जो जो आपके भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो यहां देखो, पहले आते हैं जवाहरलाल नेहरू। पहले आते हैं जवाहरलाल नेहरू, और ये क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। यहाँ हम जो है प्रधानमंत्रियों से संबंधित जो जो सवाल अपने एग्जाम में आते हैं, सिर्फ उन्हीं की चर्चा यहाँ करेंगे। ठीक है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा यहाँ पर करेंगे। यहाँ देखो अब अपने, ठीक है, एक तो पहली बात क्या कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो गए, उसके बाद में गुलजारी लाल नंदा आए और सबसे कम समय तक का कार्यकाल इन्हीं का था। आपके दिमाग में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आता है वो नहीं, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा सबसे कम समय का कार्यकाल मात्र 13 दिनों का। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उनके बाद में कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। और भारत पाक युद्ध के समय इन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। भारत पाक युद्ध के समय किसका नारा दिया? जय जवान और जय किसान का नारा दिया। इनके बाद में आते हैं आपके इंदिरा गांधी, और ये क्या थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। पूछ ले भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपके इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और इन्हीं को क्या कहते हैं? आयरन लेडी। आयरन लेडी किनको? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को किस नाम से जाना गया? आयरन लेडी के नाम से आपके जाना गया। उसके बाद में देखो आगे, इंदिरा गांधी के बाद में आते हैं मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी के बाद में आते हैं मोरारजी देसाई। और भारत के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री कौन थे? आपके मोरारजी देसाई।
भारत के सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री कौन थे आपके? मोरारजी देसाई थे। इनके बाद में नाम आता है चौधरी चरण सिंह जी का। इनके बाद में नाम किनका आता है? चौधरी चरण सिंह जी का। और अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने संसद का सामना किया ही नहीं। भाई इनका जब कार्यकाल था उससे पहले ही क्या हो गए थे? रिटायर्ड। मतलब संसद का इन्होंने जब सत्र लगा अगला तो उनका सामना नहीं किया। मतलब यूं हो गया भाई ये जो है पद से हट गए थे आपके। उनके बाद में नाम आता है राजीव गांधी का, और सबसे युवा प्रधानमंत्री थे भारत के। क्या थे? सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी। फिर आते हैं मनमोहन सिंह। फिर आते हैं मनमोहन सिंह। और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। इनके बाद में बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, और भारत के 17वें पीएम, और 2014 से वर्तमान तक की इनकी सरकार चली रही है। ठीक है, यहाँ संख्या में 9 लिखे हैं क्योंकि आपके जितने जरूरी थे उन्हीं की बात की है हमने, जितने ज़्यादा जरूरी थे उन्हीं की बात की है। और इनको एक बार वापस देख लेना आप ध्यान से कि सबसे वृद्ध कौन है, सबसे युवा कौन है, भारत पाक युद्ध के समय कौन थे, और कौन सा नारा दिया था आपके। उसके बाद में देखो आपके, चलो चौधरी चरण सिंह जी आए। अच्छा, इनका जो आपके समाधि स्थल आता है, चौधरी चरण सिंह जी का जो समाधि स्थल आता है वो किस नाम से आता है? वो आपके किस नाम से आता है? तो वो आता है आपके किसान घाट। वो किस नाम से आता है? किसान घाट नाम से, किसान घाट। इसी प्रकार मैंने कुछ घाट बताए थे आपको, जैसे राजघाट। राजघाट ये आता है महात्मा गांधी के नाम से, महात्मा गांधी के नाम से। एक शांति स्थल बताया था आपको, शांति स्थल। ये जुड़ा हुआ है आपके किससे? तो ये जुड़ा हुआ है आपके जवाहरलाल नेहरू से। ये किससे जुड़ा हुआ है? जवाहरलाल नेहरू से। चलो उसके बाद में यदि एक कहूं आपके तो आता है आपका शक्ति स्थल। कौन सा? शक्ति स्थल। और ये किससे जुड़ा हुआ? आपके इंदिरा गांधी से। इसी प्रकार और भी कई साले आपको, समता स्थल हो गया जगजीवन राम का। ठीक है, ये सारे क्या बताए थे आपको? स्थल बताए थे। ठीक है, इन्हीं सबों को आपके जो समाधियों के स्थल वगैरह इनको भी अच्छे से याद करना है। और जो हमने ये पढ़ा है इनको आप और गौर से देखना, और कोशिश करना कि बार बार जितना हो सके उतने आप रिवाइज कर सको इन चीज़ों को। ठीक है, आज की क्लास को जो है हम यहीं पर विराम देंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सत्य केतु का ऐप जरूर से डाउनलोड कर लें। वहाँ पर जो है आपके टेस्ट सीरीज चलेगी, और अपनी तैयारी को परखने के लिए क्या करें, आप एक बार टेस्ट जरूर दें। ठीक है, इससे आपका क्या होगा? मनोबल बढ़ेगा। और एग्जाम से पहले जितने आप टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने आप दे सकते हो उतने देने की आप कोशिश करना। और आपको जो ये अच्छा लगा हो तो वही आपके वापस के भाई इसको जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लें चैनल को। और सत्य केतु का जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर जो है आपको क्लास से संबंधित जितने भी PDF हैं वो सारी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।